हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया स्वस्थ और क्या रहना चाहिए साथ में, बताइए। हैप्पी, अरे खुश रहना चाहिए भाई। आज हम बात करने वाले हैं, हम 4 आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद आर्टिकल 87, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 90, अर्थात आर्टिकल 87, 88, 89 और 90। इन 4 आर्टिकलों के बारे में हम जानेंगे। ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, बस छोटी छोटी सी बात हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे, आराम से याद हो जाएंगी। देखिए, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप सोचें कि याद कर ले, रट ले, ऐसा नहीं होता। जब आप इनको 15 दिन में, 20 दिन में एक बार रिवाइज़ करते रहिए, नज़र डालते रहिए, तो चीज़ें अपने आप माइंड में सेट होती जाएंगी। और जब आप अपने एग्ज़ाम रूम में बैठेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, हाँ ये चीज़ इससे संबंधित है, हाँ ये चीज़ इससे संबंधित है। तो ये होता तब है जब आप 15-20 दिन में इनको रिवाइज़ करते रहेंगे। आप सोचें कि आप इनको पढ़ने बैठे, याद करने बैठे, रट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्लियर? आपको इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा बार बार, 15 दिन में, 20 दिन में। पढ़ने का भी एक तरीका है। कोशिश रहेगी कि पढ़ने के तरीके पे भी बात की जाए। चलिए, आज बात करने वाले हैं हम जिन 4 आर्टिकलों के बारे में, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 87 क्या कहता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। क्या कहा गया है? राष्ट्रपति जी के विशेष, कहते हैं ना, ये तो विशेष बात है। कोई विशेष ओकेजन पे ये काम करेंगे, कोई विशेष तारीख, जैसे आपका बर्थडे, अगर शादी हो रखी है तो आपकी एनिवर्सरी, या आपके मम्मा पापा का बर्थडे आता है, आपके भाई बहन का, तो ये विशेष तारीख है। इसी तरीके से विशेष स्पेशल, तो यही कहा है स्पेशल, अर्थात राष्ट्रपति जी का विशेष अभिभाषण। आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति जी के विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 87 है। क्या कहा गया है इसमें? राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, मतलब 5 साल होने पर, 5 साल होने के बाद दोबारा इलेक्टेड होके आती है ना, दोबारा चुन के आती है लोकसभा। तो यही कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, यानी कि जब लोकसभा 5 साल के बाद नई नवेली लोकसभा का गठन होता है तब, तथा प्रत्येक साल, हर साल जब पहली बार सत्र का गठन होता है, तो उस दोनों समय की बात की गई है यहाँ पर। एक साथ संवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। यानी कि राष्ट्रपति जी दोनों के समक्ष, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष अपना अभिभाषण करेंगे और कारण बताएंगे, आह्वान, अर्थात कि क्यों है ये अभिभाषण, क्यों, क्या कहा जाएगा इसमें। तो बेसिकली आपसे यही कहा गया है, ये जो अभिभाषण होता है, विशेष अभिभाषण, इसमें जो ये सरकार ही बना के देती है। साथ ही साथ इसमें होता क्या है? इसमें होता है जो राज्य की आगे आने वाली नीतियां हैं, जो जिन पर वो काम करेगी, उनके बारे में जिक्र होता है। या फिर जैसे प्रथम, हर साल भी होता है ना अभिभाषण, तो हर साल में क्या होता है, जो काम वो पहले कर चुकी है उनके बारे में, उनकी अच्छाइयाँ बताई जाती है, देखिए ये काम करे, और जो आगे आने वाले साल में वो करने वाली है उनके बारे में भी जिक्र किया जाता है इस अभिभाषण में। यह अभिभाषण तैयार भी गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। क्या कहा गया है कि प्रत्येक सदन की प्रक्रिया, तो यही है कि इसमें सिर्फ ऑल ओवर यही बात की गई है, जो चर्चा परिचर्चा होती है वो सरकार की नीतियों से संबंधित होती हैं। क्या नीतियाँ वो ला चुकी है, कितनी अच्छी रही, कितनी अच्छी नीतियाँ भाई सरकार तैयार करेगी तो उसकी अच्छाई ही गाई जाएगी, बुराई तो नहीं कही जाएगी। तो क्लियर रखिएगा बात, यही बात कही गई है। सिर्फ इसमें ऑल ओवर इतनी सी बात है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 87 है। दूसरा, अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 88, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। मैंने आपको महान्यायवादी पहले बताया था, पहले पढ़ाया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जाके देख लीजिए, और उसमें ये बात बताई भी थी।
और तब ये भी कहा था कि जो भी और अन्यों के बारे में प्रावधान है वो जब हम आर्टिकल 88 देखेंगे तब बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सदनों के बारे में, सदन लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी यानी कि प्रत्येक मंत्री, जो भी मंत्री है, प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, चाहे तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में, कोई संयुक्त बैठक चल रही हो उसमें, और सदन की किसी समिति में, सदन समितियों का भी निर्माण करती है। हम पार्लियामेंट की सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें बताएंगे कि समितियों का निर्माण करा जाता है, क्यों बनती है, किस उद्देश्य से समितियां बनाई जाती हैं, सब बातें करेंगे वहाँ पर, देख लीजिएगा आप। तो सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और सदन की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। तो ऑल ओवर अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 88 में, आर्टिकल 88 में क्या बात कही गई है, तो ये बात कही गई है जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि लोकसभा से ही होंगे और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो राज्यसभा से ही होते हैं, वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन से हो सकते हैं मंत्री जो बनाए जाते हैं। परंतु अब यहाँ ये बात आती है कि अब मंत्री दोनों सदनों से बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं, तो क्या वो दोनों सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं? तो बिल्कुल भाग ले सकते हैं, वहाँ पर बोल सकते हैं, सदन की बैठकों में भी और सदन की समितियों में भी भाग ले सकते हैं और वहाँ पर बोल भी सकते हैं, परंतु वहाँ पर वोट नहीं दे सकते। वोट वो उसी सदन में देंगे जिस सदन के वो सदस्य हैं। अगर लोकसभा, जो मंत्री लोकसभा का सदस्य है वो लोकसभा में ही वोट देगा, जो मंत्री राज्यसभा से सदस्य है वो राज्यसभा में वोट देगा, परंतु बोल सकते हैं वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में। यही बात कही गई है यहाँ पर महान्यायवादी जी के लिए भी और मंत्रियों के लिए भी, कि जो भारत के महान्यायवादी और मंत्री हैं वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वहाँ पर बोल सकते हैं, परंतु मतदान नहीं करेंगे। ऐसे ही महान्यायवादी भी सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु वोट नहीं डालेंगे। वो तो संसद के सदस्य होते ही नहीं हैं, वो तो वोट डालते ही नहीं हैं। परंतु जो मंत्री हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में से जिस भी सदन के सदस्य होंगे सिर्फ उसी सदन में वोट डालते हैं। क्लियर रखिएगा इस बात को। परंतु मंत्री दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट उसी सदन में डालेंगे जिस सदन के वो मेंबर हैं। क्लियर। और महान्यायवादी जी तो वोट डालेंगे ही नहीं, वो सिर्फ कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, बोल सकते हैं, परंतु वोट नहीं डालेंगे। क्लियर रखिएगा इस बात को। क्लियर। तो यही ऑल ओवर बात कही गई है अनुच्छेद 88 में, आर्टिकल 88 में। अब बात करते हैं संसद के अधिकारी। संसद के अधिकारियों के बारे में बात है अनुच्छेद 89, 90, 91 इससे आगे। ठीक है। ये जो सारे कब कहाँ तक, जैसे अध्यक्ष हो गए, सभापति हो गए, उपसभापति, ये सारे क्या होते हैं? सदन के अधिकारी हैं। अब अधिकारी, जब सदन है तो उसमें अधिकारी भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या बात कर रहे हैं? सदन के अधिकारी किससे संबंधित अनुच्छेद देख रहे हैं। अब हम पहला अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 89, 89, अनुच्छेद 89, आर्टिकल 89। क्या कहा गया आर्टिकल 89 में? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, या आर्टिकल भी। कई बार हिंदी में आर्टिकल लिख के दे देते हैं, इसलिए मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलती हूँ। वहाँ पे अनुच्छेद की जगह हिंदी में आर्टिकल लिख के दे देते हैं। तो आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बात की गई है। अब इसके अंदर क्या लिखा है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो क्या लिखा है? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन से अर्थात एक पद तो पहले से ही उनके पास, एक पद के रहते हैं और दूसरा पद, तो पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति तो है ही वो, और अब राज्यसभा के पदेन सभापति का भी वो कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी का ज़्यादातर रोल वही होता है अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति जी का पद खाली हो जाता है, बीच में रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति जी का रोल शुरू होता है। वो बैठते हैं उस समय जब तक नए राष्ट्रपति जी नहीं आते। इस बारे में हम बात कर भी चुके हैं। परंतु अब इतने खाली समय में क्या करेंगे उपराष्ट्रपति जी?
तब इसी कारण से कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये बात किस अनुच्छेद में लिखी है? अनुच्छेद 89, आर्टिकल 89 में। राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तो क्या बात कहा गया है कि जो राज्यसभा में सभापति होते हैं वो तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, क्लियर। और जो उपसभापति होते हैं, उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने ही में से करते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनमें से ही किसी एक सदस्य को उपसभापति नियुक्त किया जाता है, क्लियर। और अगर कभी उपसभापति का पद खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो फिर किसी और को उपसभापति के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये बात भी किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 89। अब अनुच्छेद 90, आर्टिकल 90, अनुच्छेद 90 क्या बात करता है? उपसभापति का पद रिक्त होना यानी कि पद खाली होना, पद त्याग, अगर उसने अपने पद से त्यागपत्र इस्तीफा दे दिया है या फिर उसको पद से हटाया जाना है, तो इन तीनों के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 90, आर्टिकल 90 में। क्या कहा गया है अब इसमें? राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो वे अपने पद को रिक्त कर देगा। अब सिंपल सी बात है, अब राज्यसभा का उपसभापति, अगर आप राज्यसभा के मेंबर ही नहीं रहेंगे तो आप राज्यसभा के उपसभापति कैसे हो सकते हैं? तो पहले रीज़न तो यह है कि अगर राज्यसभा का वो सदस्य ही नहीं रहे तो उसका पद खाली हो जाएगा। दूसरी बात, किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो ये बात की गई है कि अगर वो अपना पद त्यागना चाहते हैं तो क्या बात कही गई है कि वो अपने हस्ताक्षर, लेख हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को दे सकते हैं और अपना पद त्याग कर सकते हैं। तो क्लियर रखेगा, उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सभापति को। तो अपना पद त्याग सकते हैं वो अपने हस्ताक्षर लिखित लेख के द्वारा पत्र दे सकते हैं सभापति को, भाई मैं अब अपने पद से त्याग पत्र इस्तीफा दे रहा हूँ। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। हटाया कैसे जा सकते हैं? जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, तत्कालीन सदस्य, उस समय जो है कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत, अगर उपसभापति को हटाना है तो बहुमत के द्वारा हटाया जाएगा। तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है राज्यसभा के सभापति को, परंतु 14 दिन पहले इस पर की सूचना देनी होगी कि हाँ जी हमें कोई ऐसा कार्य करना है, हमें ये कार्य करना है। इस आशय के बारे में 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। अगर आपको उपसभापति जी को उनके पद से हटाना है या उपसभापति जी को उनके पद से हटाए जाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाना है तो 14 दिन पहले आपसे पूछा भी जा सकता है ये बात। तो 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, क्लियर। ये लिखा है कि कम से कम 14 दिन की सूचना देनी होगी अगर पद से हटाना है तो। और हटाया कैसे जाएगा? राज्यसभा के जो उस समय तत्कालीन सदस्य उनके बहुमत के द्वारा। तो ये सारी बातें थी अनुच्छेद 90 में। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इन चारों आर्टिकल में, आर्टिकल 87, 88, 89 और 90 में क्या क्या बातें थी। ऑल ओवर ज़्यादा कुछ बातें नहीं थी, मोटा मोटा जो था, छोड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ। इसीलिए मैंने एज इट इज़ संविधान की भाषा ही लिखी है जैसा वहाँ पर दिया हुआ है। हो सकता है वो ये नॉर्मल ऊपर के चीज़ें ना पूछे, सब पढ़ लेते हैं। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति आप पढ़ लिया, आपने पढ़ के चले गए। और उसने पूछा कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा है? अब आपने तो इतना पढ़ा है आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, तो आप बताएंगे कैसे कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? ये भी आर्टिकल 89 में ही लिखा है। तो इसलिए अंदर भी क्या बातें लिखी, क्लियर तरीके से, ऊपर ऊपर से देख के नहीं जाना चाहिए। पता कैसे चलेगा कि अंदर क्या है चीज़ें?
अब आप किसी मकान को या किसी घर को या किसी भी कंपनी को बाहर से देख के चले गए तो आप उसके अंदर की विशेषता कहाँ से बता पाएंगे, क्या चीज़ें हैं क्या है। कोई आपसे पूछे कि क्या क्या देखा, क्या चीज़ें, जी हमने तो गेट ही गेट देख, बहुत सुंदर दरवाज़ा था, बहुत सुंदर गेट था, दरवाजे पर ये पेंट था। अरे भाई बहुत देर से दरवाजे की बात कर रहे हो, अंदर भी तो बताओ, जब गए हो तो बताएं भी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।